हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है बिहार पुलिस भर्ती 2023 के कांस्टेबल 21,391 पदों की जो वैकेंसी है उसके लिए जीके जीएस का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो है कई बार पूछा जा चुका है। तो इस सभी क्वेश्चन को देखेंगे और इसका जो है बिल्कुल ऑपरेशन कर के पढ़ेंगे। एकदम सभी क्वेश्चन को जो है काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किन के द्वारा की गई। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए है मैडम ब्लावाटस्की, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी गोविंद रनाडे और ऑप्शन डी जो है रामकृष्ण भंडारकर। तो देखिए, इसका जो है सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी मैडम ब्लावाटस्की। जबकि इसे जो है दो आदमी ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। एक तो है मैडम ब्लावाटस्की, ब्लावाटस्की और कर्नल आलकाट। एक का नाम क्या है। तो कर्नल आलकट। इसकी स्थापना कब हुई थी। ये दोनों आदमी मिलकर के क्या किए थे। तो इसकी स्थापना किए थे। क्या किए थे। स्थापना किए थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1875 में हुई थी। कब हुई थी। 1875 में हुई थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है लाइक कर दें। इस तरह की वीडियो जो है आपको हर रोज़ मिलता रहेगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बनाया गया था। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी जो है सैयद लोदी। तो देखिए, ये बनाया कौन था। तो इसे जो बनाने वाला था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या था। अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए जानते हैं थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का शासन कब से कब तक था। अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, इसका शासन कब से कब तक था। तो इसका शासन जो है 1296 से 1316 तक था। कब तक था। 1296 से 1316 तक इसका शासन था। इन्होंने अलाई दरबार का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया। अलाई द्वार और अलाई मीनार का भी इन्होंने ही निर्माण करवाया था। क्या करवाया था। अलाई मीनार का भी निर्माण करवाया था। मीनार, देखिए ये मीनार हो गया। अलाई मीनार का क्या किया था। तो निर्माण किया था। इन्होंने घोड़ा दागने की प्रणाली, किसकी। घोड़ा को दागने का प्रणाली सबसे पहले कौन शुरू किया था। तो सबसे पहले जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने की प्रचलन शुरू किया था। गुप्तचर रखता था और अपने यहाँ जो है एकता नियम को ख़त्म कर दिया था। और ये जो है नगद वेतन देता था। क्या देता था। नगद वेतन देता है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए, तीसरा क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका जो है ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी कनाडा एवं यूएसए और ऑप्शन डी जो है पंजाब है। तो देखिए, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी कनाडा एवं यूएसए। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1913 में हुई थी। कब हुई थी। 1913 में हुई थी। और ये फ्रांसिस्को, यानी यूएसए का जो है फ्रांसिस्को में हुआ था। और ये इसके संस्थापक कौन थे, यानी संस्थापक अध्यक्ष का नाम क्या था। तो इनका नाम था सरदार सोहन सिंह। इसकी क्या किए थे। तो स्थापना किए थे। और कब किए थे। तो 1913 में किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। ऑप्शन ए भक्ति आंदोलन, ऑप्शन बी सूफी आंदोलन, ऑप्शन सी आर्य समाज और ऑप्शन डी है ब्रह्म समाज। तो देखिए, राजा राम मोहन राय जो है कौन सा आंदोलन चलाए थे। तो उन्होंने चलाया था ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रह्म समाज चलाए थे। कौन चलाए थे। ब्रह्म समाज को सुधार आंदोलन चलाए थे। देखिए, राजा राम मोहन राय इन्होंने किस समाज की स्थापना किया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। इसकी स्थापना कब किए थे। तो इसकी स्थापना जो है 1828 में किए थे। कब किए थे। 1828 में किए थे। और इन्होंने जो है कई तरह के समाज में जो कुप्रथा था उसे ख़त्म किया। जैसे सती प्रथा का पूर्ण रूप से समापन किया। इस तरह से जो है कई तरह के, जबकि इनका पुस्तक भी था। कौन सा पुस्तक था।
तो देखिए इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जो फारसी में था। किस भाषा में था? तो वो फारसी भाषा में था। उस पुस्तक का नाम था मिरातुल अखबार। क्या नाम था? मिरातुल अखबार। इस पुस्तक का नाम क्या था? मिरातुल अखबार। क्या नाम था? मिरातुल अखबार। और एक और था जिसका नाम था संवाद कमुद्दी। क्या नाम था? संवाद कमुद्दी। ये सब जो है एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इसे अभी ही याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। यानी संवाद कमुद्दी, संवाद कमुद्दी ये किस भाषा का था? तो देखिए इसमें कई बार पूछ लेता है कि भाषा कौन सा था। तो संवाद कमुद्दी जो था ये बंगाली भाषा में था। किस भाषा में था? बंगाली भाषा में था। और इनकी जो मृत्यु हो गई थी ये मेनिंजाइटिस, किस रोग के कारण हो गई थी? मेनिंजाइटिस रोग के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके शिष्य का नाम क्या था? देखिए तो इनका शिष्य जो था, शिष्य का नाम था देवेंद्रनाथ ठाकुर। देवेंद्रनाथ ठाकुर। इन्होंने कौन से समाज की स्थापना किया? तो इन्होंने किया आदि समाज की स्थापना। किस समाज की? आदि समाज। आदि समाज की स्थापना किया। इनके दो शिष्य थे। एक का तो नाम हो गया देवेंद्रनाथ ठाकुर और एक का नाम था केशव चंद्र सेन। क्या नाम था इसका? केशव चंद्र सेन। दूसरे शिष्य का नाम क्या था? केशव चंद्र सेन। इन्होंने कौन से समाज की स्थापना किया? तो इन्होंने किया वेद समाज। कौन सा समाज था? तो वेद समाज का जो है इन्होंने स्थापना किया। देखिए वेद दोनों में जो है फूट हो गया, यानी दोनों जो है आपस में दोनों को फूट हो गया, जिसके कारण दोनों अलग अलग हो गए और इस ब्रह्म समाज को छोड़ करके दोनों जो है अलग अलग समाज की स्थापना कर लिया। देवेंद्रनाथ ठाकुर किया आदि समाज की स्थापना, जबकि केशव चंद्र सेन किया वेद समाज की स्थापना। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो गुप्त काल का प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन था? देखिए तो ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी ब्राह्मीर और ऑप्शन डी जो है विशाखदत्त। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ब्राह्मीर हो जाएगा। देखिए इससे अब जो है गुप्त वंश आया, तो गुप्त वंश के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। गुप्त वंश। देखिए गुप्त वंश का जो संस्थापक था उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था श्रीगुप्त। क्या नाम था? श्रीगुप्त। जबकि दूसरा जो शासक बना उसका नाम था घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच। दोनों जो है कोई भी काम नहीं किया और ये किसके रूप में जीता रहा? तो ये जो है सामंत के रूप में जीता रहा। जबकि गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक था उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम नाम था। और इनकी शादी किससे हुई थी? तो इनकी शादी जो है कुमार देवी से हुई थी। किससे हुई थी? कुमार देवी। किससे हुई थी? कुमार देवी। यानी इनकी पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी। तो इन्होंने जो है एक राजा रानी का सिक्का चलाया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था। तो ऑप्शन ए है कुल्हाड़ी, ऑप्शन बी है गरासा, ऑप्शन सी है चाकू और ऑप्शन डी जो है कैंची है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी गरासा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गरासा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। ऑप्शन ए कहता है हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया, ऑप्शन बी त्रिपक्षीय संधि, ऑप्शन सी जर्मनी की इच्छा और ऑप्शन डी जो है इटली। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी त्रिपक्षीय संधि जो है बिल्कुल राइट है। तो आप फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है लाल सागर, ऑप्शन बी है ब्रिटिश कॉफ़ी पार्टी, ऑप्शन सी है बोस्टन टी पार्टी और ऑप्शन डी है पर्ल हार्बर की घटना। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, जो बोस्टन टी पार्टी है ये सही है। देखिए अब ये बोस्टन चाय पार्टी की घटना क्या थी? तो ये घटना है 16 दिसंबर। कब की घटना है? 16 दिसंबर 1773 की घटना है। किसकी 73 है? कब की घटना है ये? 16 दिसंबर 1773 की घटना है। इसमें क्या हुआ? बोस्टन में हुई उस घटना से इसमें जो है अमेरिकी राष्ट्रवादियों ने बोस्टन बंदरगाह पर, कहाँ? बोस्टन बंदरगाह पर जो है खड़े 3 ब्रिटिश जहाज़ों पर हमला बोलते हुए उन पर लदे चाय के 340
40 बोरियों को जो है समुद्र में फेंकने लगा। क्या करने लगा? समुद्र में फेंकने लगा। इसी घटना को जो हम लोग क्या कहते हैं? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 कहता है स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए है फ्रांसीसी सेना, ऑप्शन बी अमेरिकी सेना, ऑप्शन सी ब्रिटेन सेना, ऑप्शन डी जर्मन सेना। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जो है सेना होगा, ये सी लिखा गया है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अमेरिकी सेना। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कहता है पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? ऑप्शन ए है भारतीय संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट 1918, और ऑप्शन नंबर बी है मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुरक्षा, ऑप्शन सी है मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन डी है 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी मार्ले मिंटो जो सुधार है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो ये आया था 1909 में। कब आया था? 1909 में। इस समय जो है भारत का सचिव कौन था? तो भारत का सचिव जो था वो था मार्ले। कौन था? मार्ले भारत का सचिव था। और भारत का जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल जो था, कहिए तो भारत का भारत का जो गवर्नर था वो कौन था? मिंटो था। कौन था? मिंटो। इन्हीं दोनों की अध्यक्षता में ये नियम लाया गया, जिसे सम्मिलित रूप से क्या कहा गया? तो मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। ये इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो है इसका बिल्कुल राइट है। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव आया कब था? तो ये आया 13 दिसंबर। कब आया? 13 दिसंबर 1946 को जो है कौन लाए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन लाए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे। कौन लाए थे? जवाहरलाल नेहरू लाए थे इसे। और इसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन एवं मार्गदर्शन दिए थे। किसके लिए दिए थे? संविधान का निर्माण। किसके लिए? संविधान का निर्माण का सटीक मार्गदर्शन दिए थे। और यही जो है बाद में चल करके भारत का क्या बन गया? तो भारत के संविधान का जो है प्रस्तावना बन गया। क्या बन गया? प्रस्तावना। क्या बन गया? प्रस्तावना बन गया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन 12 कहता है महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि खेरा, ऑप्शन बी बारदौली, ऑप्शन सी अहमदाबाद, और ऑप्शन डी जो है चंपारण है। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी चंपारण हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि महात्मा गांधी अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे? तो वो चंपारण में किए थे। कहाँ किए थे? चंपारण में। और कब किए थे? तो 1917 में। कब किए थे? 1917 में। इन्हें मतलब इस बात की जानकारी कौन दिए थे चंपारण का? तो वो दिए थे राजकुमार शुक्ल। एक व्यक्ति था जो कहाँ का था? तो वो था चंपारण का राजकुमार शुक्ल। इन्हें जो है राजकुमार शुक्ल ही वहाँ की स्थिति के बारे में बताया और महात्मा गांधी के जो है चंपारण आने के लिए प्रेरणा दिया। और महात्मा गांधी को कहे कि आप जो है चंपारण आइए और नील्हे जमींदार का जो है वो समस्या को ख़त्म कीजिए। देखिए यहाँ एक प्रथा थी जिसे कहते थे तिनकठिया प्रणाली। क्या कहते थे? तिनकठिया प्रणाली। तिनकठिया प्रणाली में क्या होता था कि अपने एक बीघा यानी 20 कट्ठा, 1 बीघा जिसके पास ज़मीन है वो अपने 3 कट्ठे ज़मीन पर जो है नील की खेती करेगा। क्या करेगा? नील की खेती, जिसे कहा गया तिनकठिया प्रणाली। लेकिन ये जो है सिंथेटिक नील की खोज हो जाने के बाद जो है इसका नील की खेती बंद हो गया था, जिसके कारण उनका ज़मीन जो था, वो जो ज़मींदार था वो ज़मींदार के अंदर ही था। वो ज़मींदार जो है इस 3 कट्ठे ज़मीन को दे ही नहीं रहा था, जिसके कारण महात्मा गांधी को वहाँ बुलाया गया और महात्मा गांधी जो है इस आंदोलन को सफलतापूर्वक जो है इसे छुटकारा दिला दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1919 और ऑप्शन सी जो है 1920, ऑप्शन डी 1921। तो देखिए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो असहयोग आंदोलन जो है ऑप्शन नंबर सी यानी 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। देखिए असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो किया गया था 1 अगस्त 1920 को। कब किया गया था? 1 अगस्त 1920 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसी दिन जो है हम लोग का लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, कौन? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जो है इसी दिन मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? गंगाधर तिलक का जो है इसी दिन क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। और 1 अगस्त 1920 को इसी में जो है महात्मा गांधी कहे कि जो है अंग्रेज़ों का मतलब अंग्रेज़ों का जो है सामानों का बहिष्कार करेंगे। उसी समय जो है विद्यार्थी स्कूल जाना छोड़ दिया, कामगार अंग्रेज़ों का काम करने से इनकार कर दिया, अंग्रेज़ों के सामान का जो है बहिष्कार करना शुरू कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसी में 5 फरवरी, कब? 5 फरवरी 1922 को जो है इसमें एक कांड हो गया जिसका नाम था चौड़ी चौड़ा कांड, जो उत्तर प्रदेश कहाँ? यूपी का जो है गोरखपुर जिला में ये जगह पड़ता है, जहाँ जो है 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया, जिसके कारण महात्मा गांधी को जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। क्या करना पड़ा? स्थगित करना पड़ा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो देखिए चावल, ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चाय और ऑप्शन डी जो है मक्का। तो देखिए इस आंसर का तो सभी लोग सही ही जवाब करेंगे। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। यानी चाय क्या है, तो चाय जो है एक खाद्य फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर अधिक है? तो देखिए ऑप्शन ए कहा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कहा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी कहा केरल और ऑप्शन डी कहा तमिलनाडु। तो देखिए ये जानकारी तो होना ही चाहिए, क्योंकि जनगणना से जो संबंधित है 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगर वैसे भी साक्षरता दर कहे तो किसका सर्वाधिक है, तो वो है केरल का, और महिला कहे या पुरुष कहे किसका होगा, तो केरल होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो गेहूं किस जलवायु की है, तो ऑप्शन ए कहा शीत जलवायु, ऑप्शन बी शुष्क जलवायु, ऑप्शन डी आर्द्र जलवायु, ऑप्शन सी है आर्द्र जलवायु और ऑप्शन डी है शीतोष्ण जलवायु। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी शीतोष्ण जलवायु जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो ऑप्शन ए उच्च कोटि, ऑप्शन बी सामान्य प्रकार, ऑप्शन सी मध्य प्रकार और ऑप्शन डी जो है निम्न स्तर। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी निम्न स्तर। अब देखिए कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे अच्छा कोयला जो है एंथ्रासाइट होता है। कौन सा होता है? एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छा कोयला है। कौन सा है? एंथ्रासाइट सबसे अच्छा है। बिटुमिनस एक होता है, बिटुमिनस कौन सा होता है? बिटुमिनस। एक होता है लिग्नाइट और एक होता है पीट। क्या होता है? पीट। सबसे अच्छा कोयला का है तो कौन सा? एंथ्रासाइट सबसे अच्छा है। ये क्या है? सबसे अच्छा। और घटिया कोयला का है तो सबसे घटिया कौन सा है? तो पीट कोयला जो है ये सबसे घटिया कोयला है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इक्वाडोर का चिम्बरेगी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो देखिए ऑप्शन ए है शांत, ऑप्शन बी है सक्रिय, ऑप्शन सी है प्रसुप्त और ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कैसा है? तो प्रसुप्त है। देखिए भारत का जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है वो कौन सा है, तो नारकोंडम। कौन सा है? नारकोंडम जो है भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी है, नारकोंडम, इसे याद रखेंगे। और एक बैरम ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में है।
ये प्रसुप्त नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी ओजोन मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल और ऑप्शन डी जो है मध्य मंडल। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी आयन मंडल जो है इसका राइट आंसर है। देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं वायुमंडल के बारे में। तो देखिए वायुमंडल के कितने परत होते हैं, तो सबसे नीचे जो होता है वायुमंडल का उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। उसे क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल, यानी ये कौन सा मंडल है, तो ये है क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल। इसके ऊपर होता है समताप मंडल। कौन सा मंडल होता है, समताप मंडल। इसके ऊपर होता है मध्य मंडल। कौन सा होता है, मध्य मंडल। इसके ऊपर होता है आयन मंडल। कौन सा होता है, आयन मंडल। और सबसे ऊपर जो होता है उसे कहते हैं वहीर मंडल। क्या कहते हैं, वहीर मंडल। ये सबसे ऊपर का कौन सा हो जाएगा, तो वहीर मंडल हो जाएगा, वहीर मंडल। देखिए तो वायुमंडल के कितने परत हो गए, 1 2 3 4 और 5, कितने परत हो गए, तो 5 परत होंगे वायुमंडल के। देखिए थोड़ा सा और बात को जान लेते हैं कि वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन कितने परसेंट होते हैं, तो सब सर्वाधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन ही होता है, यानी 78% होता है। कितना होता है, 78% होता है। इसके बाद यदि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना होता है, तो ऑक्सीजन जो है ये करीब 20.99 होता है, यानी 20 जो है 99 होता है प्रतिशत, या इसी को हम लोग कहते हैं 21%। अगर एग्जाम में 20.99 नहीं दिया रहेगा तो हम कितना लगाएंगे, 21% लगाएंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.003% होता है। कितना होता है, 0.003% होता है। तो इस बातों को जो है याद रखेंगे, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, और जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये 20.99 नहीं दे करके क्या दिया रहेगा, 21% दिया रहेगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो देखिए इस स्थलाकृति का निर्माण कैसे होगा, तो देखिए इस स्थलाकृति का निर्माण होता है भूमिगत जल के द्वारा। किसके द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा। ऑप्शन ए है नदी द्वारा, ऑप्शन बी है हिमानी द्वारा, ऑप्शन सी है भूमिगत जल द्वारा, और ऑप्शन डी है क्या, तो सागरीय लहरों द्वारा। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब ये पानी जो है अंदर की ओर घुस जाती है तो इसको जो है क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है। तो देखिए दार्जिलिंग जो है किस राज्य में आता है, तो ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, और ऑप्शन डी जो है मेघालय में। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। देखिए पश्चिम बंगाल का जो है ये पतला वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं चिकन नेक। इसे क्या कहेंगे, चिकन नेक कहते हैं। क्या कहते हैं, चिकन नेक। जो हम लोग को जो है भारत का जो पूर्वी भाग है उससे ये जोड़ने का काम करता है। किसे जोड़ता है, तो ये जोड़ता है पूर्वी भाग को, भारत के पूर्वी भाग को। ये बहुत पतली रास्ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो देखिए गेहूं उत्पादन में सर्वोच्च उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। देखिए खाद्यान्न से संबंधित जो है एक क्रांति हुई थी जिसे कहते हैं हरित क्रांति। क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। देखिए हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो हरित क्रांति का जनक जो है विश्व लेवल पे, कहाँ, विश्व लेवल पर जो है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है विश्व लेवल पर। जबकि भारत में किसे कहा जाता है, तो भारत में जो है एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एस स्वामीनाथन को। ये जो है इसका जो केंद्र बना था वो बना था यूपी का शामली। किसे बनाया गया था, यूपी का शामली को जो है हरित क्रांति का केंद्र बनाया गया था। किसे बनाया गया था, शामली को। किसे बनाया गया था, शामली को यूपी का जो है केंद्र बनाया गया था हरित क्रांति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है। तो ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो देखिए विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो ये होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है। और एक जो है राज्यसभा, किसका,
राज्यसभा का भी कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कितने दिन का? बाकी का जो है कितने वर्ष का होगा? तो बाकी का 5 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी संविधान। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी संविधान है। नीति निर्देशक तत्व यानी नीति निर्देशक तत्व जो है किस भाग में है? तो ये भाग जो है 4 में है। किस में है? 4 में है। जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे कहते हैं डीपीएसपी। क्या कहते हैं? डीपीएसपी। ये जो है सरकार की मर्जी पे डिपेंडेंट होता है, उनका मन करे तो दे, ये डीपीएसपी में जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। इसके लिए आप जो है न्यायालय नहीं जा सकते हैं, लेकिन मूल अधिकार के लिए हम कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है। ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी नगर पालिका, ऑप्शन सी जिला परिषद और ऑप्शन डी जो है न्याय पंचायत। तो देखिए जिला स्तर पे कौन होता है? तो जिला स्तर पर जो है जिला परिषद होता है, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि ग्राम स्तर पर क्या होता है? तो ग्राम स्तर पर होता है ग्राम पंचायत। क्या होगा? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत होगा, ग्राम पंचायत। और प्रखंड स्तर पर जो है क्या होता है? तो प्रमुख होता है। क्या होता है? प्रमुख होता है। और जिला स्तर पर क्या होता है? तो जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 26 किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो देखिए किस किस राज्य में नहीं, कौन से राज्य में नहीं है? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी जो है केरल। तो देखिए 6 राज्य में जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल होता है, जबकि केरल में जो है नहीं है। बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है। देखिए तो वो कौन कौन सा राज्य है जहाँ जो है द्विसदनात्मक विधायिका है? तो एक हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यूपी भी आ जाएगा इसमें, और महाराष्ट्र। कौन आ जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी है। और एक आ जाएगा कर्नाटक। कौन सा होगा? कर्नाटक। कर्नाटक। और अगला कौन सा होगा? तो अगला होगा तेलंगाना। कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना। और बिहार। कौन सा हो जाएगा? बिहार। देखिए कितने राज्यों में है? तो 6 राज्य में है। एक हो गया आंध्र प्रदेश, यूपी 2, और ये 3, 4, 5 और 6। 6 राज्य में जो है द्विसदनात्मक जो है विधानमंडल है। तो इसे याद रखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल बन जाएगा। 6 याद रखिए, बाकी जो भी ऑप्शन दिया जाए वो क्या होगा? तो उसमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। पंचशील देखिए ऑप्शन ए कहा भारत और नेपाल, ऑप्शन बी भारत और पाक, ऑप्शन सी भारत और चीन, ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका। देखिए तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी भारत और चीन हो जाएगा। देखिए ये हुआ कब था? तो ये जो है भारत और चीन के बीच हुआ था 29 अप्रैल। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को जो है पंचशील समझौता हुआ था। ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य था, ये इसमें 5 बात कहा गया था। कितनी बातें कहा गया था? 5 बात कहा गया था, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? पंचशील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचशील। ये जो है बौद्ध धर्म से लिया हुआ शब्द है पंचशील। इसमें 5 बात क्या था? तो पहली बात कहा गया था कि एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। क्या करेंगे? अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। दूसरा बात कहा गया था कि परस्पर अनाक्रम, यानी एक दूसरे पर जो है आक्रमण नहीं करेंगे। एक दूसरे पर आक्रमण नहीं, क्या नहीं करेंगे? तो एक दूसरे पर जो है किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं करेंगे। और तीसरा बात कहा गया था कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में, किस मामले में? आंतरिक मामले में जो है कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और अगली बात कहा गया था चौथा कि समान और परस्पर लाभकारी संबंध, यानी कैसा संबंध होना चाहिए? तो लाभकारी संबंध होना चाहिए। कैसा संबंध? लाभकारी संबंध। ये चौथा बात था। और 5वां कहा गया कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी शांतिपूर्ण रहेंगे। कैसे रहेंगे? शांतिपूर्ण।
लेकिन इसी बीच जो है ये 1954 में समझौता हुई। इसी बीच जो है हम लोग का प्रधानमंत्री उस समय जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी समय 1959 में, कब 1959 में जो है चाइना तिब्बत को कब्जा कर लिया। किसे कब्जा कर लिया? तिब्बत को कब्जा कर लिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू टुक टुक देखते रह गए, चूँकि उन्हें ये पता था कि हम लोग कौन सा समझौता के तहत हैं। तो पंचशील समझौता जो है इसके तहत हम लोग समझौता किए हैं कि किसी भी प्रकार के किसी का आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्हें लगा कि ये क्या है, तो आंतरिक मामला है, लेकिन वो जो है हम लोग के साथ धोखा कर लिया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी जो है म्यांमार। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नेपाल के काठमांडू में है। देखिए सार्क का जो है पूरा नाम क्या होता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसे अगर हिंदी में कहिएगा तो ये होगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या होगा? सहयोग संगठन होगा। इनका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू। और काठमांडू कहाँ है, तो काठमांडू जो है नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। अब देखिए इसका स्थापना कब हुआ था, सार्क का जो है स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। 8 दिसंबर 1985। इसमें कितने देश आते हैं, तो देखिए सबसे पहले इसे भारत, क्या आएगा, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान और नेपाल। भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान, एक कौन सा आएगा, भूटान। भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान और बांग्लादेश, कौन सा आएगा, बांग्लादेश। एक आएगा मालदीव और श्रीलंका। कुल मिला के कितने देश हो गए, तो 8 देश हो गए। और इसमें सबसे लास्ट में अगर कोई देश जुड़ने वाला था तो वो कौन सा था, अफगानिस्तान था। कौन सा था, अफगानिस्तान था। अब अफगानिस्तान का जो है अफगानिस्तान इसमें कब जुड़ा, तो ये जो है 2007 को जुड़ा। कब जुड़ा, 2007 को जुड़ा। तो इन सभी बातों को जो है याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 29 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो देखिए हमें कौन कौन सा अधिकार मिला हुआ है। ऑप्शन ए दिया, संघ या संगठन की रचना करने का अधिकार, यानी आप कहीं भी जो है संगठन या संघ का निर्माण कर सकते हैं। ऑप्शन बी कहता है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप जो है कहीं भी कुछ भाषण दे सकते हैं, ऐसा भाषण देंगे कि कोई दूसरे व्यक्ति को जो है इससे ठेस नहीं पहुँचे। ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी है भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास एवं बसने का अधिकार। तो देखिए ये अधिकार हमें मिला हुआ है कि कहीं भी बस सकते हैं, यानी भारत के किसी भी जगह में जा कर के बस सकते हैं। और एक और अधिकार दिया हुआ है, यानी हम जो है व्यापार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रकार का जो है व्यापार कर सकते हैं। तो इसका गलत आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये अधिकार नहीं है, यानी व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमें नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, यानी ऑप्शन ए दिया संघात्मक शासन प्रणाली, ऑप्शन बी एक और लिखित संविधान, ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा निर्मित, ऑप्शन डी संसाधमक शासन प्रणाली। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर जो है अलिखित होगा। क्या होगा, अलिखित होगा, अलिखित संविधान। तो हमारे यहाँ तो लिखित संविधान है, अलिखित संविधान तो है नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी एक और अलिखित संविधान, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का रिटायरमेंट की उम्र है, यानी उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो कितने वर्ष की अवस्था में जो है उसे रिटायर किया जाएगा। तो ऑप्शन ए कहा 60 साल, ऑप्शन बी 65 साल, ऑप्शन सी 56 साल और ऑप्शन डी जो है 62 साल। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है, यानी 62 साल की उम्र में जो है उन्हें रिटायर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32।
देखिए 32 क्वेश्चन कहता है राज्य का एक मूलभूत तत्व है। ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी परिवार और ऑप्शन डी संप्रभुता। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सभी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए कहता है राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, ये बिल्कुल राइट है। अगला कहता है राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। फिर सी कहता है राज्यपाल उसी राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई हो, ये भी बात सही है। ऑप्शन डी कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो देखिए इसमें गलत कौन सा है? तो राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये गलत बात है। ये जो है गलत है क्योंकि राज्यपाल का जो है चुनाव नहीं होता है, इसकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। नियुक्ति कौन करती है? तो ये जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी राज्यपाल को कौन चुनेगा? तो राष्ट्रपति जो है चुनेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन 34 है तरंगे जो कि धातु में संचालित होती है, वो कौन सी तरंगे है जो धातु में संचरित होती है? तो ऑप्शन ए कहा केवल अनुदैर्घ्य तरंग, ऑप्शन बी केवल अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी कहता है ना ही ए और ना ही बी, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। देखिए तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर जो है ए और बी दोनों होगा। तो यहाँ एक बना लीजिए, ए और बी दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसे मान लीजिए ई। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ई जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, ये 36 होगा ना, 34 है, ये 35 होगा। कौन सा होगा? 35। देखिए कहता है एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसमें जो है किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन ए कहा यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी ना ही ए और ना ही बी, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए कहता है एक रॉकेट जो सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए गति का प्रथम नियम, ऑप्शन बी गति का द्वितीय नियम, ऑप्शन सी गति का तृतीय नियम, ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो देखिए रॉकेट जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? तो गति का जो है तृतीय नियम पर काम करता है। देखिए ये किसका नियम था? तो ये जो है न्यूटन का नियम है। किसका नियम है? न्यूटन का। देखिए गति का नियम जो है प्रथम नियम, इसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं। किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम। अब जड़त्व जो है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा जड़त्व होता है? तो एक को कहते हैं गति जड़त्व। क्या कहते हैं? गति जड़त्व। और एक को कहते हैं विराम जड़त्व। क्या कहेंगे? विराम जड़त्व। यानी इसका मतलब हुआ गति जड़त्व कि अगर कोई पिंड गति में है तो वो गति में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग जाता है। और विराम जड़त्व का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो जाता है। और देखिए गति का दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम जो है बल का परिभाषा देता है, यानी F बराबर ma। ए मतलब त्वरण, एम मतलब द्रव्यमान, एफ मतलब बल होता है। और तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यानी प्रत्येक क्रिया का क्या? विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे आप किसी को एक टबराक मारिएगा तो आपके हाथ में भी चोट लगेगा और उसके गाल पे भी चोट लगेगा। तो ये क्या है? प्रत्येक क्रिया का जो है विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो ये 36 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। देखिए 37 नंबर कहता है निम्नलिखित में किस अणु में द्विबंधन है? तो देखिए द्विबंधन किस में होगा? ऑप्शन ए NH3, ऑप्शन सी Cl3, ऑप्शन सी O2 और ऑप्शन डी जो है H2 है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी जब भी आप ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को जोड़िएगा तो कौन सा बाउंड लगेगा? डबल बाउंड लगेगा। और हमसे क्या पूछा गया है? तो द्विबंधन ही पूछा गया है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 कहता है दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सी शर्त आवश्यक है? तो ऑप्शन ए कहता है अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ऑप्शन बी दहन के अपोषक पदार्थ की उपस्थिति,
ऑप्शन सी पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ऑप्शन डी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो देखिए इसमें सही क्या है, तो अब हम जब भी किसी पदार्थ को जलाएंगे तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, और वो भी चाहिए ज्वलन पदार्थ। क्या चाहिए, ज्वलन पदार्थ, यानी जिस पदार्थ को जलाएंगे वो पदार्थ चाहिए, और इसे जलाने के लिए इसका जो है पोषक पदार्थ भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोषक पदार्थ भी होना चाहिए, और ज्वलन ताप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज्वलन ताप। जिस ताप पर जो है कोई पदार्थ जलता है उसे ही क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होता है, तो प्रकाश संश्लेषण का जो है अधिक किस में होगा, तो अधिक ऑप्शन ए कह रहा है बैगनी रंग के प्रकाश में, ऑप्शन बी नीले रंग के प्रकाश में, ऑप्शन सी लाल रंग के प्रकाश में, ऑप्शन डी हरे रंग के प्रकाश में। तो प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक दर जो है अधिक किस रंग में होगी, तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सर्वाधिक कहा जाए तो किस में होता है, सर्वाधिक रेड में होगा, इसके बाद किस में होगा, तो इसके बाद जो है बैगनी में होता है। किस में होता है, बैगनी में होगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन ए कहा ईस्ट, ऑप्शन बी है सीटोबैक्टर, ऑप्शन सी है एसिटाबुलेरिया, ऑप्शन डी है अमीबा। तो देखिए सबसे बड़ा जो है एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो एसिटाबुलेरिया, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। किस उत्तक के नख, खूर और सींग बने होते हैं, ऑप्शन ए है क्यूट टाइड के, ऑप्शन बी काइटिन के, ऑप्शन सी किरेटिन के, और ऑप्शन डी जो है ट्यूनिशियन के। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी किरेटिन का जो है उत्तक किस तरह का होगा, तो उसका नख होगा, खूर होगा और सींग बना होगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए 42 कहता है आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन ए मेंडलीव, ऑप्शन बी मोसले, ऑप्शन सी न्यूटन, और ऑप्शन डी जो है रदरफोर्ड। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसे कौन बनाया था, तो मोसले बनाया था। जबकि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है ये किस चीज़ पे आधारित था, तो ये जो है परमाणु द्रव्यमान पे, किस पे आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था, जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बाद जो है मोसले, ये कितने तत्वों तक था, तो ये 63 तत्वों तक। तो उस समय कितने तत्वों खोज हो चुका था, तो 63 तत्वों का खोज हो चुका था। तो मेंडलीव जो है 63 तत्वों का आवर्त सारणी बनाया था, और मेंडलीव जो है कुछ तत्वों का जो है भविष्यवाणी भी कर लिया था। क्या कर लिया था, भविष्यवाणी, जिसके लिए जो है वो रिक्त स्थान छोड़ दिया था। क्या कर दिया था, रिक्त स्थान छोड़ दिया था। और मोसले जब आया तो मोसले अपनी जो है पीरियोडिक टेबल को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। किसके आधार पर सजाया, परमाणु संख्या, किसके आधार पे, परमाणु संख्या। अब देखिए इसमें जो है परमाणु संख्या के आधार पे सजाया, तो इसका जो है बिल्कुल राइट है, और इसके अनुसार जो है बहुत सारे तत्वों की जो है जानकारी भी मिलती है। और इसने जो सजाया, इसमें जो है वर्ग की संख्या कितनी है, तो वर्ग की संख्या 18 है, और जबकि आवर्त की संख्या कितनी है, तो आवर्त की जो संख्या है वो 7 है। और इसमें भी आवर्त की संख्या कितनी है, तो आवर्त की संख्या 7 है, और वर्ग की संख्या कितनी है, तो 9 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। एक्स किरणें की खोज किसने किया, तो एक्स किरण का खोज कौन किया, तो एक्स किरण का खोज ऑप्शन ए कह रहा है मेंडलीव, ऑप्शन बी मोसले, ऑप्शन सी रोंटगेन, और ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो देखिए एक्स किरण का जो है खोज कौन किया था, तो रोंटगेन किया था। कौन किया था, रोंटगेन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 44 कहता है बैक्टीरिया का खोज सबसे पहले किसने किया था, तो देखिए बैक्टीरिया का जो है सबसे पहले खोज किसने किया था, तो एंटोन ल्यूवेनहॉक किया था। कौन किया था, एंटोन ल्यूवेनहॉक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए 45 क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ऑप्शन ए कहता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग,
ऑप्शन बी ड्रेसर, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी लुई पास्चर। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यानी अलेक्जेंडर जो है फ्लेमिंग बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए 46 कहता है पीएच स्केल की सीमा होती है। तो देखिए पीएच स्केल जो है इस पे कितना से कितना तक लिखा होता है, तो इसमें जो है 1 से लेकर के और कितना तक 14 तक होता है, 0 से लेकर के 14 होता है, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6 7 8 9 10, ये 11 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13 और ये लास्ट में लिख देते हैं 14। देखिए तो ऑप्शन ए दिया 0 से 14, ऑप्शन बी 0 से 7, ऑप्शन सी 0 से 12, ऑप्शन डी है 7 से 14। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये कहाँ से शुरू हुआ, तो 0 से शुरू हुआ और अंत कहाँ पे हुआ, तो 14 पे हुआ, यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए जो भी किसी भी बिलियन का यदि पीएच मान 7 होता है तो वो होता है उदासीन। क्या होता है, उदासीन कहिए या फिर इंग्लिश में इसे न्यूट्रल कहेंगे, तो उदासीन होगा। अगर 7 से कम है, तो अगर यदि 7 से कम है तो ये अम्लीय होगा। कैसा होगा, तो अम्लीय होगा। अम्ल किसे कहते हैं, तो जो स्वाद में खट्टा होता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। या कह सकते हैं कि जिसका पीएच मान जो है 7 से कम होगा वो क्या होगा, तो अम्ल होगा। और जिसका भी पीएच मान 7 से अधिक होगा, क्या होगा, 7 से अधिक होगा, वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाता है क्षारीय। क्या कहलाता है, क्षारीय, क्षारीय और क्षारीय कहलाता है। देखिए एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। क्या होता है, 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए 47 कहता है ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है। तो देखिए ध्वनि को आँख के रूप में कौन सा प्रयोग करता है, तो ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी चमगादड़, ऑप्शन सी बिल्ली और ऑप्शन डी जो है सांप। तो देखिए चमगादड़, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चमगादड़। चमगादड़ जो है रात को अपना शिकार जो है किसी भी जो शिकार होता है जो उड़ने के आवाज़ से वो जो है अपना शिकार कर लेता है। तो ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करता है कौन सा, तो चमगादड़ करता है, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। देखिए यहाँ जो है प्रिंट थोड़ा सा ये क्वेश्चन नंबर उल्टा हो गया है, तो यहाँ 48 होगा। प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल कौन सा है, तो ऑप्शन ए कहता है विद्युत बल, ऑप्शन बी नाभिकीय बल, ऑप्शन सी चुंबकीय बल, ऑप्शन डी जो है गुरुत्वीय बल। तो देखिए सबसे शक्तिशाली बल, शक्तिशाली बल, तो शक्तिशाली बल कौन सा होगा, तो देखिए शक्तिशाली बल जो है ऑप्शन नंबर डी यानी गुरुत्वीय बल जो है बिल्कुल राइट है। किसके द्वारा लगाया जाता है, तो ये जो है पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है। पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती रहती है, जिस बल को क्या कहते हैं, जिस बल से खींचता है उसी बल को कहते हैं गुरुत्वीय बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 49। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, ऑप्शन ए कहता है मल्लीनाथ, ऑप्शन बी ऋषि भदेव, ऑप्शन सी भद्रबाहु और ऑप्शन डी जो है महावीर स्वामी। तो देखिए इसका जो 24वां तीर्थंकर था कौन था, महावीर स्वामी था, महावीर स्वामी था। जबकि मल्लीनाथ जो था इसका 19वां तीर्थंकर था। क्या तीर्थंकर था, 19वां तीर्थंकर था। और ऋषि भदेव जो है इनका पहला तीर्थंकर था। कौन सा था, पहला तीर्थंकर था। और इनके जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था पारसनाथ। क्या नाम था, पारसनाथ इनका नाम था, 23वां तीर्थंकर था। देखिए महावीर स्वामी, जो महावीर स्वामी है ये एक ब्रह्मचर्य और पंचायन धर्म भी दिए थे। और इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम कहिए या फिर कुंडग्राम कहिए। ये कहाँ है, तो ये जो है वैशाली में है। कहाँ है, वैशाली में है। इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था, सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और इनकी माता का नाम जो था वो त्रिशला था। क्या था, त्रिशला। और इनकी बेटी का नाम क्या था, तो इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शी था। क्या था, प्रियदर्शी था। और इनके दामाद का नाम था जमाली। क्या नाम था, जमाली। इनके दामाद का नाम क्या था, जमाली था। और इनके भाई का नाम क्या था, तो भाई का नाम जो है नंदी वर्मन था। क्या था, नंदी वर्मन। इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम जो है यशोदा था। क्या था, यशोदा था। और ये कितने वर्ष,
30 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में जो है अपना घर छोड़ दिया और 12 वर्ष, कितना वर्ष, तो 12 वर्ष जो है कठोर तपस्या किए। कितना वर्ष कठोर तपस्या किए, 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद जो है इन्हें जाम्बिक ग्राम में, कहाँ, जाम्बिक, इनको जो है जाम्बिक ग्राम में, कहाँ, जाम्बिक ग्राम में जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई साल वृक्ष के नीचे। वृक्ष का नाम क्या था, साल वृक्ष था, और नदी का नाम था ऋजुपालिका नदी। क्या नाम था, ऋजुपालिका नदी। नदी का क्या नाम था, ऋजुपालिका नदी था। इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है, पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश जो है राजगीर में दिए थे। कहाँ दिए थे, राजगीर में। और अंतिम उपदेश जो है, अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये दिए थे पावापुरी में। कहाँ दिए, पावापुरी में दिए। और इनकी मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में हो गई। कब हो गई, 468 ईसा पूर्व में। तो ये जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी बातों को जो है याद रखिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उत्पोदक नहीं है। तो कह रहा है कि पौधे में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो उत्सर्जन के रूप में नहीं निकलता है। ऑप्शन ए टैनिन, ऑप्शन बी गोंद, ऑप्शन सी यूरिक एसिड, और ऑप्शन सी जो है लेटेक्स। तो देखिए इसका जो है ये टैनिन, 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 गोंद, गोंद और लेटेक्स, लेटेक्स, लेटेक्स जो है ये सभी क्या है, तो पौधे का क्या है, उत्सर्जन है। क्या है, उत्सर्जन है, जबकि यूरिक एसिड जो है उत्सर्जन नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन सभी बातों को जो है याद कर लीजिएगा, चूँकि सेम क्वेश्चन ही छपने वाला है।